प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है दादा साहब फाल्के, लेखक मनमोहन चड्ढा। यह पाठ भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के संघर्षपूर्ण जीवन और अद्भुत उपलब्धियों का परिचय कराता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार घुंडीराज गोविंद फाल्के ने अनेक कठिनाइयों, आर्थिक संकट और शारीरिक कष्टों के बावजूद भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। विदेशी फिल्मों से प्रेरणा लेकर उन्होंने स्वदेशी सिनेमा का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयोग किए। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र न केवल भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनी, बल्कि देश को एक नई कला और उद्योग से भी परिचित कराया। दादा साहब फाल्के का जीवन यह दर्शाता है कि सच्चा लग्नशील व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। अध्याय 9 दादा साहब फाल्के जीवनी। आज हम सिनेमाघरों में या घर बैठे टीवी और छोटे पर्दे पर चाहे सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन आज से लगभग 125 साल पहले भारत के सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने इसे हमारे लिए कैसे संभव बनाया, यह जानना भी हमारे लिए एक रोचक पटकथा की तरह है। तो आइए जानते हैं कैसे इन्होंने पहली भारतीय चलचित्र का निर्माण करके भारत में एक क्रांति शुरू की। क्या आप फिल्मों को देखना पसंद करते हैं? आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? चलचित्र कहते हैं फिल्मों को, और चित्र तो चित्र हो गया, चलचित्र फिल्म हो गई। क्या आप मतलब जिसमें चित्र चल रहे हैं तो इसका मतलब मूवी वीडियो, और वो मूवीज होती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली फिल्म कब बनी? यदि आपको मौका मिले तो आप कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे फिल्म में? अभिनेता का, निर्देशक का, कैमरामैन का? क्यों? आपको मौका मिले तो आप किस विषय पर फिल्म बनाना पसंद करेंगे? व्याकरण ज्ञान। उज्ज्वल में कौन सा प्रत्यय है? शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? जैसा शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है। भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। पुरोहिताई होता है जैसे पंडिताई करने वाले पंडित जी जो होते हैं। जल्दी ही घुंडीराज चित्रकला, नाट्य अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला। ये त्र्यंबकेश्वर में रहते थे और महाराष्ट्र में ये तो इधर आ गए थोड़ा सा मुंबई में। जब उनके पिता मुंबई के एल फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला में उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। जो छायांकन की कला थी उसने इन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन से छायांकन का विधिवत परीक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। छायांकन कह सकते हैं फोटोग्राफी, छायांकन फोटोग्राफी होता है। सन 1910 की बात है। मुंबई के सेंट हाउस्टन रोड पर एक तंबू सिनेमाघर हुआ करता था। नाम था दी अमेरिका इंडिया सिनेमेटोग्राफ। इसमें विदेशों से बनी फिल्म दिखाई जाती थी। जो उस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों विदेशों में बनी फिल्म इस पे दिखाई जाती थी। पर्दा लगाया जाता था एक, उसमें दिखाई जाती थी। क्रिसमस के आसपास वहाँ क्राइस्ट का जीवन फिल्म दिखाई जा रही थी। फाल्के भी ये फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू होने पर पाथे कंपनी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा दिखाया गया और एक लघु फिल्म के बाद मुख्य चित्र शुरू हुआ। मतलब जो मेन फिल्म थी उससे पहले एक लघु फिल्म दिखाई गई, फिर मुख्य फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म ने उन्हें बांध लिया। फिल्म देखकर घर लौटे फाल्के सारी रात बेचैन रहे। पत्नी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। अगले दिन पत्नी को भी लेके गए वो फिल्म दिखाने। फिल्म की समाप्ति पर सरस्वती काकी ने पूछा, जो उनकी वाइफ थी, ये तस्वीरें कैसे चल रही थी। इसका मौखिक उत्तर देने के बजाय फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए
और बताया कि इस मशीन के द्वारा ही सब होता है। प्रक्षेपण कक्ष वो था जहाँ प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए थे, प्रोजेक्टर से पर्दे पर रिले हो रहा था। इसी बीच फाल्के अपने मनोसंसार में बहुत दूर तक यात्रा कराए थे, मतलब मन ही मन बहुत प्लान बना लिए थे। क्राइस्ट का जीवन फिल्म दोबारा देखते समय फाल्के के दिमाग में उस फिल्म की योजना घूम रही थी जिसे वे भविष्य में बनाना चाहते थे। अगले 2 माह वे घर में तभी चैन से बैठते थे जब मुंबई के सिनेमा घरों में लगी सभी फिल्में देख चुके होते थे। अगले 2 महीने तक वो सारी फिल्में देख लेते थे और उस दौरान फिल्में जो विदेशों में बनती थी वो यहाँ पर उनका प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर दिखाई जाती थी। घर लौटकर उन सभी फिल्मों का विश्लेषण करते और यह सोचते कि क्या ऐसी फिल्म यहाँ भी बनाई जा सकती है, हमारे देश में भी यह उद्योग फल फूल सकता है। मतलब फॉरेन कंट्री की फिल्म देखने के बजाय हम अपने देश में बनाएं। अपने जीवन के कठिनतम समय में भी फाल्के इस नई तलाश में जुटे रहे। हर दिन कोई ना कोई प्रयोग करते। लंदन से छपने वाली सिनेमा संबंधी पत्रिकाएं मंगाने लगे, क्योंकि लंदन में बन रही थी तो वहाँ पे जो बुक पब्लिश होती थी उसको मंगाने लगे। ये धीरे धीरे घर की चीज़ें बिकने लगी। उनकी जगह सिनेमा उपकरणों की मूल्य सूचियाँ, सिनेमा संबंधी पुस्तकें, प्रयोग की सामग्री का अंबार लगने लगा। अंबार मतलब ढेर लगने लगा, इकट्ठे होने लगे। वे लगातार अपने प्रयोगों में जुटे रहे। अगले 6 महीने केवल 3 घंटे सोना ही नसीब हुआ। लगातार फिल्म देखने, अनिद्रा और प्रयोगों में जुटे रहने से उनकी आंखें थकने लगी और दिखना लगभग बंद हो गया। आंखों कॉर्निया में अल्सर छा गया, जो आंख में वो होती ना पुतली, उसमें अल्सर छा गया। 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद आंखों में रोशनी वापस लौटी। मतलब हर समय वो इसी का उन पर जुनून सवार हो गया। इसी से संबंधित सामान खरीदने लगे। इतना पैसा था नहीं तो घर की चीज़ें बिकने लगी और उस चक्कर में उनकी आंखें भी डिस्टर्ब हो गई। बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया था। बीमारी से उठने के बाद उन्होंने एक मटर का दाना खुले गमले में बो दिया और धैर्यपूर्वक उसके अंकुरण से उसके विकसित होने तक के चित्र लेते रहे। एक दिन जब पौधा पूरा उगाया तो फाल्के की पहली फिल्म मटर के पौधे का विकास भी बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद एक व्यापारी मित्र नाटकर्णी से सूद पर रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि लंदन जाकर फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण लाए जा सकें। उसके लिए उनको पैसा चाहिए था। फाल्के लंदन से छपने वाली बायोस्कोप पत्रिका मंगाया करते थे। फरवरी 1912 में लंदन पहुंचने पर बायोस्कोप पत्रिका के संपादक के बोर्ड ने उपकरणों की खरीदारी में फाल्के की मदद की और ABC ऑफ सिनेमेटोग्राफी के लेखक सिसिल हेपबर्थ से मिलवाया। वह वॉल्टन फिल्म कंपनी में फिल्म बनाने का काम करते थे। उन्होंने फाल्के को फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण दिया। 1 अप्रैल 1912 को फाल्के ने विलियमसन कैमरा, फिल्म धोने और मुद्रित करने के उपकरण, कच्ची फिल्म और एक परफोर्टर सहित हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ से लेके आए। इस उद्योग में फाल्के के सबसे बड़े सहायक थे उनके परिवार के सदस्य। फिल्म परफोर्टर का काम पत्नी सरस्वती ने संभाला। उस समय फिल्म की जो पट्टी मिलती थी उसमें एक और छेद स्वयं करने होते थे। आधे इंच की फिल्म पट्टी को घूप अंधेरे में रखकर छेद करने का काम आसान नहीं था। प्रकाश की एक किरण भी फिल्म को खराब कर सकती थी और एक भी छेद हो जाने से फिल्म कैमरे या प्रोजेक्टर में फंस सकती थी। दिन में रसोई का काम निपटाने के बाद वह रात को वही रसोई डार्क रूम में बदल जाती थी। फाल्के ने तय किया कि पहले एक छोटे बजट की फिल्म बनाई जाए। इन दिनों राजा हरिश्चंद्र विषय पर एक नाटक मुंबई में हिट हो रहा था, इसलिए फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाना तय किया। सन 1912 में फिल्म बनाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस समय के नाटकों में भी स्त्री पात्रों में भूमिका पुरुष ही किया करते थे। फाल्के अपनी फिल्म में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों से ही कराना चाहते थे, जो एक असंभव कार्य था। उस जमाने में किसी भी महिला से फिल्म में अभिनय करने के विषय में पूछना कठिन था, मतलब उनको वो काम उचित नहीं लगता था। निराश फाल्के जब एक रेस्तरां में बैठे थे तब उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो बावर्ची का सहायक था। इस युवक के कोमल अंग और पतली नाजुक उंगलियों को देखकर फाल्के ने उसे अभिनेत्री बनाने का निर्णय लिया। बाद में लंका दहन फिल्म में सालुंके नामक के इस युवक ने दोनों भूमिकाएं की। अशोक वाटिका में चिंतित बैठी सीता और वन वन भटकते रावण से युद्ध हेतु सेना एकत्रित करते राम, मतलब राम और सीता दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति ने की। उस समय सालुंके देश का सबसे लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्री था। राजा हरिश्चंद्र के लिए नायक की भूमिका में रंगमंच के अभिनेता दबके और तारामती की भूमिका में
सांकुले का चुनाव कर लिया गया। अभी कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हुई थी। इस कथा में रोहताश की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। इस प्रसंग के लिए कोई भी माँ अपना 7-8 साल का बेटा देने को तैयार नहीं थी। फाल्के साहब ने धन का लालच दिया, यश का मोह दिया, यह भी बताया कि यह फिल्म है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अपना ही पुत्र रोहताश की भूमिका में ले लिया। श्रीमती सरस्वती फाल्के को इस प्रकार के अंधविश्वास छू भी नहीं पाए थे। मतलब पहले तो क्या होता था, इन चीज़ों में बड़ा वहम मानते थे। आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है, बल्कि 40 क्या लगभग 50 साल पहले जो स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, उसमें भी यदि कोई मृत्यु वगैरह का सीन होता था तो उसको बच्चे की मम्मियाँ मना कर देती, अवॉइड करते थे करने में। तो ये तो और भी पुरानी बात है, जब तो और भी अंधविश्वास थे मन में। सन 1912 में मानसून के बाद मुंबई के दादर इलाके में राजा हरिश्चंद्र के फिल्मांकन का काम प्रारंभ हुआ। दिन भर फिल्म की शूटिंग चलती और सभी काम करने वालों के लिए खाना बनता। रात को फिल्म को प्रोसेस करने और संपादन का काम किया जाता। रात दिन लगातार पति पत्नी ने 6 माह में फिल्म तैयार की। फाल्के जानते थे कि अभी आधी लड़ाई ही जीती जा सकी है, इसलिए 21 अप्रैल 1913 को मुंबई के ओलंपिया सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का पहला शो गणमान्य नागरिकों और प्रेस के प्रतिनिधियों को दिखाया गया। गणमान्य नागरिकों को मतलब थोड़े वहाँ के थोड़ा स्पेशल लोग, उनको दिखाया गया। भारतीय सिनेमा इस परिपाटी का आज तक पालन कर रहा है। 3 मई 1913 को कोरोनेशन थिएटर में फिल्म का नियमित प्रदर्शन आरंभ हुआ। वहाँ यह लगातार 23 दिन तक चली, जो एक रिकॉर्ड था। उस जमाने में कोई भी फिल्म 4 या 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। अब तक फाल्के के मित्र उनकी प्रतिभा से आश्वस्त हो चुके थे। जो उनके जानने वाले थे उनको भी लग गया भी कुछ कर लेंगे ये। बरसात के महीने मुंबई में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 1913 को दादा साहब अपनी स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। वहाँ पहुंचकर मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई। इसके साथ एक लघु फिल्म पीठाचे पंजे भी बनाई। फिर सावित्री सत्यवान फिल्म बनाई। उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनों द्वारा केवल 8 माह में ये 3 फिल्म तैयार कर दी थी। फाल्के ने अपनी सारी आय स्टूडियो को सुधारने में लगाई। उनका संपन्न मित्र भी आश्वस्त होकर आर्थिक सहायता देने लगा। जो उनका फ्रेंड था, वो उसके पास पैसा था, वो भी हेल्प करने लगा। अब तक फिल्मों को एक एक प्रिंट ही बनता था। जब मांग 20-20 प्रिंटों की होती थी, मांग की पूर्ति के लिए 25-30 हज़ार रुपये लगाकर विद्युत से चलने वाली मशीनें खरीदना जरूरी था। मतलब एक एक प्रिंट बनाते थे, जबकि डिमांड होती थी 20 की लगभग। तो विद्युत से चलने वाली मशीन खरीद कर अभी हाथ से बनाया जा रहा है, तो विद्युत से चलने वाली मशीन से ज़्यादा बन पाएगा। नए उपकरण खरीदने के लिए फाल्के फिर विदेश गए। तो नई मशीन वगैरह खरीदने के लिए विदेश गए और अपने साथ मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान के प्रिंट भी ले गए। वह उनके जरिए विदेश में अपनी भावी सफलता को परखना चाहते थे, मतलब वहाँ पर भी ट्राई करना चाहते थे। जून 1914 में फाल्के लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में उनकी फिल्मों को बहुत सराहाया गया। ब्रिटिश समाचार पत्र में छपा कि तकनीकी दृष्टि से यह फिल्म उच्च कोटि की है। फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्म बनाने का आमंत्रण दिया गया। वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई यहीं पर आप कर सकते हैं, लेकिन फाल्के वापस हिंदुस्तान लौट आए और अपने मानस सुत भारतीय सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे रहे। मतलब अपने ही देश में इनको अपने सिनेमा जगत को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते रहे। वहाँ से सामान तो खरीद कर लाते थे। फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 में बनकर तैयार हुई। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण था हनुमान की समुद्र पर उड़ान। हनुमान उड़ता हुआ आकाश में पहले बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। यह एक देखने लायक दृश्य था। लंका दहन से केवल 10 दिन में मुंबई के वेस्ट एंड सिनेमा में 32,000 रुपये की आय हुई, जो उन्होंने जो सीन फिल्माया उसके कारण। मद्रास में लंका दहन की टिकटों की बिक्री से जमा हुए सिक्कों को बैलगाड़ी में लाद कर लाना पड़ा। मतलब मद्रास में उस समय ये मुद्रा चलती थी, ये वाली जो थी ना पेपर मुद्रा, कागज करेंसी, पेपर करेंसी ये नहीं थी जब, तो सिक्के ही होते थे। तो उनको बैलगाड़ी में लाद कर लाया गया यहाँ पर, क्योंकि इनका था वो पैसा, इन्होंने ही उसको सब कुछ किया था। लंका दहन के बाद फाल्के ने कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन फिल्में बनाई। कृष्ण जन्म में कंस को जल और थल अर्थात हर स्थान पर कृष्ण ही दिखाई देते थे। कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन दोनों ही फिल्मों में कृष्ण की भूमिका फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने की थी, जो उस समय 7 वर्ष की थी। फाल्के की रुचि सिनेमा के रचनात्मक पक्ष में थी, इसलिए इन कथा फिल्मों के साथ साथ वे लघु फिल्म भी बनाया करते थे। पिठाचे पंजे के बाद बनाई लघु फिल्म लक्ष्मी का गलीजा में उन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी और मनोरंजक तरीके से बनने वाली विभिन्न आकृतियां दर्शाई थी।
प्रोफेसर फाल्के के जादुई चमत्कार फिल्म में फाल्के ने स्वयं जादूगर का अभिनय किया था। उन्होंने एक वाली फिल्म बनाई थी जादुई चमत्कार, उसमें खुद जादूगर बने थे। इस फिल्म की प्रयोगात्मकता से फाल्के के मस्तिष्क की उर्वरता का भान होता है। इसमें जो उन्होंने जादू के करिश्मे दिखाए थे उससे लगता था कि उनके मस्तिष्क में उर्वरता मतलब कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अपने जन्म काल से सन 1930 तक बनी तमाम फिल्में मूक हुआ करती थी, अर्थात इनमें चित्र तो चलते फिरते नजर आते थे मगर सभी पात्र मूक अभिनय करते थे। उस समय मूक फिल्में बना करती थी। 1931 में भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। फाल्के ने भी एक बोलती फिल्म गंगावतरण बनाकर अपनी फिल्म यात्रा को फिल्मों के दूसरे दौर पर लाकर विराम दे दिया। मतलब फर्स्ट तो स्टेज यही थी कि चलचित्र बने, फिल्म बनी चलते फिरती, और दूसरा जो पड़ाव था वो ये था कि बोलती फिल्म बनी। अभी तक सब मूक बनती थी और 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा और इन्होंने बनाई गंगावतरण। मनमोहन चड्ढा का जन्म 30 दिसंबर 1948 को देहरादून में हुआ था। उन्होंने पुणे के भारतीय फिल्म व टेलीविज़न संस्थान से पटकथा लेखन और सिनेमा से डिप्लोमा किया। बाद में वहीं प्राध्यापक का कार्य करने लगे। इन्होंने कई लघु फिल्मों का निर्माण व निर्देशन किया। टेलीविज़न के पहले सोप ऑपेरा हम लोग में सहायक निर्देशक भी रहे। 1989 में सर्वोत्तम फिल्मकार का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का गौरव भी प्राप्त है। भारत का फिल्म इतिहास इनकी प्रमुख कृति है। भारत का फिल्म इतिहास ये इन्होंने बुक लिखी थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि इन्हीं के नाम पर है, फाल्के के नाम पर। इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी के मौके पर 1969 में हुई। इस सम्मान के तहत सम्मानित होने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण सोने का कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहले दादा साहब फाल्के सम्मान भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अपने फिल्मी कैरियर में दादा साहब ने 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। फिल्मी दुनिया में महिलाओं को लाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को ही जाता है। भस्मासुर मोहिनी में 2 औरतों दुर्गा और कमला को अभिनय का अवसर दादा साहब ने ही दिया था। दादा साहब की बेटी मंदाकिनी को पहली बार बाल कलाकार माना जाता है, पहली बाल कलाकार जिन्होंने कालिया मर्दन फिल्म में बालकृष्ण की भूमिका की थी। 1895 में लूमियर बंधु ने विश्व की पहली चलती फिरती फिल्म बनाई थी जो मात्र 45 सेकंड की थी। दादा साहब ने 16 जनवरी 1944 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रिय बच्चों, यह पाठ हमें सिखाता है कि सपनों को साकार करने के लिए धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास आवश्यक होता है। दादा साहब फाल्के का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी हो, दृढ़ निश्चय से इतिहास रचा जा सकता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक और रोचक पाठ के साथ।